हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CIB विद अशोक। तो फ्रेंड्स, आज हम BFM के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं। ये है बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स डेरिवेटिव के बारे में। फ्रेंड्स, ये चैप्टर है। तो यहाँ पर हम फॉरेक्स डेरिवेटिव के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि जो वेरियस रिस्क फॉरेक्स बिजनेस में होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसी में से एक है हर्स्टेट रिस्क और सेटलमेंट रिस्क, उसके बारे में भी हम यहाँ पर फ्रेंड्स पढ़ने वाले हैं। तो डेफिनेशन ऑफ रिस्क और जो फॉरेक्स में रिस्क हैं उनके बारे में हम यहाँ पर जानने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो रिस्क है ये आपका BFM के मॉड्यूल बी में ना पूरा रिस्क एक पूरी यूनिट है। 7-8 चैप्टर हैं जिसमें हर एक रिस्क के बारे में डिटेल में पढ़ाया गया है। यहाँ पर बस हम हर एक रिस्क के बारे में ब्रीफली जो है देखेंगे। और स्पेशली जब हम रिस्क की बात करें तो यहाँ पर फॉरेक्स ऑपरेशन को अपने दिमाग में रख करके चलेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो आर रिस्क कैन बी डिफाइंड एज ए अनप्लान्ड इवेंट विथ फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज रिजल्टिंग इन लॉस और रिड्यूस्ड अर्निंग। ठीक है, तो रिस्क क्या होता है? एक रिस्क को डिफाइन कर सकता है एक अनप्लान्ड इवेंट, एक ऐसी इवेंट जो कि प्लान्ड नहीं थी फिर भी हुई, और उसके फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुए? फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ये हुए कि हमें लॉस हो गया या हमारी कमाई घट गई, तो उसे ही फ्रेंड्स हम रिस्क कहेंगे। ठीक है, तो अनप्लान्ड इवेंट जो होती है उसके फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको प्रॉफिट हो, लेकिन जब प्रॉफिट हो रहा है तो उसे फ्रेंड्स हम रिस्क नहीं कहेंगे। रिस्क हम तभी कहेंगे कि कोई ऐसी इवेंट जिसकी वजह से हमें लॉस हो रहा है या हमारी अर्निंग रिड्यूस हो जा रही, घट जा रही है, तो उसे ही फ्रेंड्स हम रिस्क कहते हैं। ठीक है, एन एक्टिविटी वेयर द रिजल्ट इज अनसर्टेन देयर इज ए चांस ऑफ लॉस, है ना। कोई भी एक्टिविटी अगर आप ले लो जहाँ पर जो उसका रिजल्ट है कि रिजल्ट क्या होगा वो अनसर्टेन है, तो देयर इज ए चांस ऑफ लॉस मे बी कॉल्ड एज रिस्की प्रपोजिशन। ठीक है, ड्यू टू द अनसर्टेनिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द एक्टिविटी आर ट्रेड इन फ्यूचर इवन दो दिस एक्टिविटी में अल्टीमेटली रिजल्ट इन प्रॉफिट एंड गेन। हाँ, तो वही बात बोली गई है फ्रेंड्स कि देखिए कि एन एक्टिविटी जिसमें रिजल्ट अनसर्टेन है, आप CIB के एग्जाम देने जा रहे हैं, रिजल्ट अनसर्टेन है, आप पास भी हो सकते हैं, नहीं भी पास हो सकते हैं, तो देयर इज ए चांस ऑफ लॉस होने का पूरा चांसेज होता है, तो इसे रिस्की प्रोपोजिशन कहते हैं। ठीक है, अब अनसर्टेनिटी है रिजल्ट की या अनप्रेडिक्टेबिलिटी है ना एक्टिविटी में, या जो ट्रेड होता है, जो बिजनेस होता है, फ्यूचर में ट्रेड कैसा रहेगा, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, हम ये कह नहीं सकते हैं। इवन प्रॉफिट और गेन होने के चांसेज भी रहते हैं, पर लॉस होने के भी पूरे चांसेज रहते हैं। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इट कैन बी डिफाइंड एज अनसर्टेनिटी ऑफ आउटकम। जो आपका रिजल्ट है, आउटकम है, उसकी अनसर्टेनिटी को ही हम रिस्क कह सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, अ रिस्क इज in any currency, commodity or an object is due to any exposure in that particular currency, commodity or object। ठीक है, तो किसी भी करेंसी में, किसी कमोडिटी में या किसी ऑब्जेक्ट में जो है, जो रिस्क है वो एक्सपोजर, एनी एक्सपोजर, ड्यू टू एनी एक्सपोजर इन दैट पर्टिकुलर करेंसी। मतलब आपने डॉलर जो है 60 रुपये का खरीदा और अभी डॉलर अगर 50 रुपये का हो गया, तो क्या हुआ कि इस करेंसी में जो आपने एक्सपोजर लिया, अगर आप इस बिजनेस में गए ही ना होते, आपने डॉलर खरीदा ही नहीं होता, कई लोग ऐसे हैं जो डॉलर खरीदते और बेचते ही नहीं हैं, तो वो ये रिस्क नहीं ले रहे हैं। तो वही बात बोली गई है कि किसी जो रिस्क होता है किसी कमोडिटी, किसी करेंसी या किसी ऑब्जेक्ट में तभी होता है जब आप एक्सपोजर लेते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ में या उस पर्टिकुलर कमोडिटी या करेंसी में आप एक्सपोजर लेते हैं। तो यूनिट 1 में फॉरेक्स के बारे में हमने जो है फॉरेक्स ऑपरेशन के बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ है। एज एक्सप्लेन इन यूनिट 1, फॉरेक्स ऑपरेशन एंड मार्केट आर समव्हाट डिफरेंट फ्रॉम द अदर कमोडिटी मार्केट एंड पेक्यूलियर इन नेचर। ठीक है, मतलब कहने का कि पहले चैप्टर में ही हमने ये देख लिया फॉरेक्स ऑपरेशन में कि जो फॉरेक्स ऑपरेशन या फॉरेक्स मार्केट होती है वो डिफरेंट होती है दूसरी कमोडिटी मार्केट की, जो आपकी सब्जी मंडियाँ वगैरह होती हैं या गेहूँ चावल की जो मार्केट होती है उससे अलग होती है, और पेक्यूलियर इन नेचर होती है, मतलब थोड़ी सेंसिटिव होती है। ड्यू टू द रीजन, अब इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा है कि वो डिफरेंट है कमोडिटी मार्केट? देखिए, जो आपकी सब्जी मार्केट होती है वो उसमें कुछ बाउंड्री वॉल होती है, दुकानें होती हैं, ग्राहक वहाँ पर जाते हैं। लेकिन जो आपकी फॉरेक्स मार्केट होती है फ्रेंड्स, वो ज़्यादातर ओवर द काउंटर मार्केट होती है। इट इज़ लार्जली ओवर द काउंटर मार्केट। ओवर द काउंटर मार्केट वो होती है जहाँ पर आपका काम फ़ोन से ज़्यादा हो जाता है। फ़ोन किया आपने कि मुझे जो है $100 परचेज करने, और जो आपका डीलर है उसने आपको $100 जो है आपके अकाउंट में डाल दिए, और बदले में आपके जो रुपए हैं वो आपके खाते से निकाल लिए। ठीक है, ओपन 24 आवर्स, ये मार्केट 24 घंटे खुली रहती है। सब्जी मंडी आपकी दिन में खुलती है, रात में बंद हो जाती है। विदाउट एनी सिंगल लोकेशन, और ऐसा नहीं कि कोई एक सिंगल लोकेशन पर कोई जो है ऑफिस खुला हुआ है कि यहाँ पर फॉरेक्स का बिजनेस होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एंड वेरियर्स, कोई बाउंड्री और वेरियर्स नहीं है। ठीक है, और फ्लक्चुएशन, जो ये मार्केट है इसमें फ्लक्चुएशन रजिस्टर्ड ऑलमोस्ट एवरी सेकंड, हर सेकंड इसमें फ्लक्चुएशन नोटिस किया जाता है। पिछले लेक्चर मतलब चैप्टर 1 में हमने देखा था कि हर 4 सेकंड में आपको जो है रेट चेंज हुआ
मिलता है, ठीक है। तो यानी 4 सेकंड पहले अगर जो है $1 60 रुपये 70 पैसे का था, तो हो सकता है कि अगले 4 सेकंड बाद ये 60 रुपये 71 पैसे या 60 रुपये 72 पैसे या 60 रुपये 59 पैसे 56 पैसे कुछ भी हो सकता है रेट, यानी कि हर 4 सेकंड में यहाँ पर फ्लक्चुएशन रजिस्टर की जाती है एवरी सेकंड। मूवमेंट इन अदर मार्केट्स अफेक्ट द कंट्रोल, है ना, दूसरे मार्केट में जो मूवमेंट होती है वो भी जो है फॉरेक्स मार्केट को अफेक्ट करती है। इफेक्ट आर कंट्रोल एंड पॉलिसीज ऑफ रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट, मतलब जो कंट्रोल और पॉलिसी किसी गवर्नमेंट की होती है वो भी फॉरेक्स मार्केट को अफेक्ट करती है, ठीक है। और डिलेड सेटलमेंट ड्यू टू टाइम डिफरेंस, और टाइम डिफरेंस होने की वजह से जो सेटलमेंट है वो भी जो है डिले होता है। तो ये इतनी सारी बातें हैं जो कि हमारी फॉरेक्स मार्केट को दूसरी कमोडिटी मार्केट से अलग करती हैं। कौन कौन सी बातें हैं? एक तो ये ओवर द काउंटर होती है, मतलब फ़ोन पे सारा काम हो जाता है, 24 घंटे ओपन रहती है, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे कोई ऑफिस नहीं होता है, फ्लक्चुएशन हर 4 सेकंड में नोटिस किया जा सकता है। दूसरी मार्केट में मूवमेंट जो होता है वो भी इसको अफेक्ट करता है, और जो गवर्नमेंट की किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं वो भी जो है फॉरेक्स मार्केट को अफेक्ट करती हैं। और प्लस डिफरेंट टाइम जोन की वजह से जो सेटलमेंट है वो भी डिलेड होता है, इसीलिए T+1 और T+2 डेज का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो सेटलमेंट भी डिले होता है, क्योंकि मान लीजिए जब यूएसए में जो है सुबह के 8 बज रहे होंगे, तो हो सकता है उस समय इंडिया में रात के 9 या 10 बज रहे होंगे, जो भी टाइमिंग है, ठीक है फ्रेंड। तो अब ये यहाँ पर दिन का समय है, वहाँ पर उसने ट्रांजेक्शन कर दी, कस्टमर ने कुछ डॉलर खरीदे या बेचे, लेकिन इंडिया में जब रात का टाइम है तो इस समय हमारी मार्केट बंद है, फॉरेक्स मार्केट। जब सुबह ये फॉरेक्स मार्केट हमारी ओपन होगी, अगले दिन या 12 घंटे बाद 14 घंटे बाद जब भी ओपन होगी, तब जाकर के वो जो है सेटलमेंट हो पाता है। तो वही सेटलमेंट में भी डिले होता है। अब इन सभी बातों के दी पेक्युलरिटीज एक्सपोज द पार्टिसिपेंट टू वेरियस रिस्क, इन्हीं सभी बातों की वजह से जो पार्टिसिपेंट होते हैं जो इसमें फॉरेक्स मार्केट में डील करते हैं, उनको डिफरेंट रिस्क को फेस करना पड़ता है। द पार्टिसिपेंट एज सच हैव टू एक्सरसाइज एक्सट्रीम कॉशन इन मैनेजिंग फॉरेक्स ऑपरेशन। तो इसलिए जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की जरूरत होती है जो फॉरेक्स ऑपरेशन को मैनेज करते हैं। यानी अगर आप हल्का से भी गलती करेंगे तो आपको नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। एनी लैक्सिटी, थोड़ी सी भी लापरवाही ऑन देयर पार्ट में रिजल्ट इन लॉसेस एंड एक्सपोजर रियूनिंग द होल बिजनेस, मतलब पूरा का पूरा बिजनेस ही बर्बाद हो सकता है। अगर आप हल्की सी भी लापरवाही अपनी तरफ से दिखाई तो आपको लॉस भी हो सकता है, पूरा बिजनेस बर्बाद हो सकता है। और सम ऑफ द वेरी कॉमन रिस्क फेस्ड इन फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन, अब फॉरेन एक्सचेंज की ऑपरेशन हो रही है, कोई पार्टिसिपेंट फॉरेक्स में डील कर रहा है तो उसको कौन कौन से रिस्क फेस करने पड़ सकते हैं? तो एक्सचेंज रिस्क, सेटलमेंट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, कंट्री रिस्क, सोवरजीन रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। तो ये सारे रिस्क जो है उस पर्टिकुलर पर्सन को फेस करने पड़ सकते हैं। और इन्हीं सभी रिस्क जितने भी मैंने यहाँ पर नाम लिए हैं, इन सभी रिस्क के बारे में ही फ्रेंड्स हमें 1 by 1 पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फॉरेक्स ऑपरेशन में रिस्क का क्या मतलब होता है। पहली बात, रिस्क क्या होती है? अनप्लान्ड इवेंट होती है जिसकी वजह से हमें लॉस हो जाता है या हमारी कमाई घट जाती है, जो हम अर्निंग कर रहे हैं वो हमारी घट जाती है, ठीक है। और कोई भी एक्टिविटी जिसमें रिजल्ट अनसर्टेन होता है वही रिस्क होता है ना, क्योंकि उसमें लॉस होने के चांसेज होते हैं, ठीक है। इवन दो ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार लॉस ही हो, आपको प्रॉफिट और गेन भी हो सकता है, पर लॉस होने के चांसेस होते हैं, इसीलिए उसको हम रिस्क के नाम से बुलाते हैं। तो दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो रिस्क क्या होता है? अनसर्टेनिटी ऑफ द आउटकम, क्या रिजल्ट होगा उसी की अनसर्टेनिटी को ही हम फ्रेंड्स जो है रिस्क कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी करेंसी या कमोडिटी का मतलब होता है फ्रेंड्स आपका गेहूं, चावल, ये सारी चीज़ें कमोडिटी होती हैं, ठीक है। तो किसी करेंसी या कमोडिटी या किसी ऑब्जेक्ट में अगर आपको जो है रिस्क तभी मिलेगा जब आप उसमें एक्सपोजर लेते हैं, जब आप डॉलर खरीदेंगे बेचेंगे तभी आपको ये रिस्क वियर करना पड़ेगा। अगर आप इस बिजनेस में इन्वॉल्व ही नहीं होंगे तो आपको कोई रिस्क नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। अब जो फॉरेक्स ऑपरेशन में लोग डील करते हैं उनको कई सारे रिस्क फेस करने पड़ते हैं। तो रिस्क क्यों फेस करने पड़ते हैं? क्योंकि ये दूसरी कमोडिटी मार्केट से अलग होती है थोड़ी सी। क्यों? क्योंकि ये जो है ओवर द काउंटर मार्केट होती है, मतलब फ़ोन पर सारा काम होता है, 24 घंटे खुली रहती है, ठीक है। और किसी सिंगल लोकेशन में इनका कोई ऑफिस नहीं होता है, फ्लक्चुएशन हर 4 सेकंड में नोटिस कर सकते हैं। दूसरी मार्केट में जो मूवमेंट होती है, इंटरेस्ट रेट में अप डाउन होता है, वो भी इसको अफेक्ट करता है, ठीक है। जो गवर्नमेंट के डिसीजन होते हैं वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं रेट को, ठीक है। और डिफरेंट टाइम जोन में काम करने की वजह से जो सेटलमेंट होता है वो डिलेड होता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों की वजह से जो पार्टिसिपेंट इसमें फॉरेक्स ऑपरेशन में डील करते हैं उनको वेरियस रिस्क फेस करना पड़ता है। यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट है उनको एक्सट्रीम सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। फॉरेक्स ऑपरेशन में कोई भी लापरवाही जो है उनको नुकसान पहुँचा सकती है या पूरा का पूरा बिजनेस ही जो उनका बर्बाद हो सकता है। अब कुछ जो रिस्क फेस किए जाते हैं फॉरेक्स ऑपरेशन में वो इस प्रकार हैं आपके फ्रेंड्स: एक्सचेंज रिस्क,
सेटलमेंट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, करंट्री रिस्क, एवरेजिंग रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, इन सभी रिस्क के बारे में फ्रेंड्स, जैसे लिक्विडिटी रिस्क हो गया आपका, इंटरेस्ट रेट रिस्क हो गया, ऑपरेशनल रिस्क, इन सभी के बारे में आपको एक एक चैप्टर मिलेंगे मॉड्यूल बी में BFM के, लेकिन यहाँ पर ब्रीफली जान लेना जरूरी है फ्रेंड्स। और ये लेक्चर थोड़ा लंबा भी होगा फ्रेंड्स, मैं पहले ही बता देता हूँ। एक्सचेंज रिस्क के बारे में बात करेंगे तो फ्रेंड्स, अगर सिंपल सी लैंग्वेज में समझा जाए तो एक्सचेंज रिस्क क्या होता है। आपने $1 60 का खरीदा और अब अगर $1 आप बेचना चाह रहे हैं, ये ₹50 का हो गया, आपको नुकसान हो रहा है, यही एक्सचेंज रिस्क है। फॉरेन में आपने करेंसी एक्सचेंज की और उसमें जो रिस्क अराइज हुआ वही आपका फ्रेंड्स सिंपल लैंग्वेज में वही रिस्क है, ठीक है। तो मूवमेंट इन एक्सचेंज रेट कैन एडवर्सली अफेक्ट द वैल्यू ऑफ आवर फॉरेन एक्सचेंज होल्डिंग, ठीक है। तो मतलब कहने का हमारी फॉरेन एक्सचेंज की जो होल्डिंग है उसको जो है एक्सचेंज रेट के मूवमेंट से एडवर्सली अफेक्ट हो सकता है। अगर मान लीजिए हमने $1 जो है ₹60 का खरीदा था और अभी $1 मान लीजिए एग्जांपल के लिए ₹20 का हो गया, तो अगर आपने 6 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया था, आपकी फॉरेन एक्सचेंज होल्डिंग 6 करोड़ की थी, तो अब सिर्फ 2 करोड़ रुपए की बची है। तो वही बात है कि मतलब इतना ज़्यादा इफेक्ट हो गया कि 6 करोड़ से 2 करोड़ पर आ गए। तो मूवमेंट जो है एक्सचेंज रेट के मूवमेंट मतलब अप डाउन होना, एक्सचेंज रेट अभी $60 का है, फिर 70 का हो रहा है, फिर 30 का हो रहा है, फिर 65 का हो रहा है, ये जो मूवमेंट हो रही है वो एडवर्सली बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती है फॉरेन एक्सचेंज की होल्डिंग को। दैट इज रिसीवेबल्स एंड पेबल्स, है ना। रिसीवेबल्स मतलब जो पैसा मिलना है और पेबल्स जो पैसा पे करना है, परचेज या सेल की गई है, इफ़ नॉट कवर्ड एट अप्रोप्रिएट टाइम विथ ड्यू वॉच ऑन द मार्केट मूव, ठीक है। तो हमें मार्केट मूव को अगर जो है मतलब इस पर नज़र रखेंगे और अप्रोप्रिएट टाइम पर हम इसको कवर करेंगे, मतलब इधर लॉस हो रहा है तो उधर प्रॉफिट के लिए आप तुरंत ही ऑप्शंस देख लीजिए, ठीक है। अब ये कैसे करते हैं, नॉर्मली द डीलर इज एक्सपेक्टेड टू कवर द ट्रांजेक्शन इमीडिएटली। जो डीलर होता है उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो है ट्रांजेक्शन को तुरंत जो है इमीडिएटली कवर करेगा बाय एंटरिंग इनटू मैचिंग एंड अपोजिट ट्रांजेक्शन। वो क्या करेगा, एक और ट्रांजेक्शन करेगा जो कि एकदम मैचिंग की होगी लेकिन अपोजिट ट्रांजेक्शन होगी। मतलब कहने का किसी ने $100 जो है खरीदे, $100 के बदले में मान लीजिए यूरो परचेज कर लिया, ठीक है। $100 के बदले में उसने यूरो परचेज किया, ठीक है। मान लेते हैं कि उसे जो है $100 के बदले में मान लीजिए 60 यूरो मिले हैं। अब उसको यहाँ पर अगर लॉस हो रहा है तो वो क्या करेगा, तुरंत ही जो है यहाँ पर डॉलर परचेज किया तो वो $100 बेचेगा या फिर 60 यूरो परचेज करेगा। मतलब यहाँ पर सेल कर रहा है, यहाँ परचेज कर रहा है, मतलब जस्ट अपोजिट जो है उसको काम करना पड़ेगा। तो नॉर्मली डीलर इज एक्सपेक्टेड टू कवर द ट्रांजेक्शन इमीडिएटली बाय एंटरिंग इनटू मैचिंग, मतलब उसी अमाउंट का होना चाहिए लेकिन अपोजिट ट्रांजेक्शन में होना चाहिए, विदाउट लॉस, ठीक है, बिना लॉस के ऑफ द टाइम, बिना समय का नुकसान किए हुए, ठीक है। यानी कि इमीडिएटली इधर आपको लगा कि आपको लॉस होने वाला है कि तुरंत ही जो है आप एक दूसरी अपोजिट जो है ट्रांजेक्शन कर दीजिए। मतलब अगर $100 जो है आपने बेचा और उसके बदले में 60 जो है यूरो परचेज किए थे, ठीक है। अब क्या करिए कि 60 यूरो यहाँ पर परचेज किए, तो अब क्या करिए 60 यूरो जो है सेल करिए और बदले में जो है $100 परचेज कर लिए या जितने डॉलर मिल रहे हैं, जस्ट एग्जैक्टली अपोजिट काम करेंगे तो आपको प्रॉफिट हो जाए। मतलब आपका प्रॉफिट तो नहीं होगा लेकिन लॉस से आप बच जाएंगे। इन केस दिस इज नॉट डन, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ही इज एक्सपेक्टेड टू एक्सचेंज रिस्क, तो उसे एक्सचेंज रिस्क होगा ही होगा। दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड ऑब्वियस रिस्क फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग ऑपरेशन। तो अगर फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग कर रहे हैं तो सबसे कॉमन रिस्क जो होना है वो आपको एक्सचेंज रिस्क फेस करना ही पड़ेगा। इस रिस्क के बगैर आप फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं कर पाएंगे, मतलब ये ऑटोमेटिकली होना ही होना है। द मार्केट में मूव अगेंस्ट हिम रिजल्टिंग इन लॉस, है ना। मार्केट जो है अगेंस्ट में मूव कर सकती है, $60 का खरीदा था और अभी जो है 50 का हो गया अगेंस्ट, तो जिसके वजह से उसको लॉस हो सकता है। दस द डीलर हैज़ टू इमीडिएटली कवर हिज पोजीशन एंड कीप कांस्टेंट वॉच ऑन हिज पोजीशन एंड मार्केट मूव्स सो एज नॉट टू गेट अफेक्टेड बाई एडवर्स मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर अब देख रहे हैं सावधानी कितनी रखने की जरूरत है। तो डीलर हैज़ टू इमीडिएटली कवर हिज पोजीशन, तुरंत ही अपनी पोजीशन को कवर करेगा। मतलब अगर जरूरत है तो डॉलर बेच दीजिए। अभी डॉलर आपने मान लीजिए ₹60 खरीदा है, आपको लगा ₹59 का हो रहा है और ये तुरंत ही 58 का हो, तो जल्दी से बेच दीजिए इससे पहले कि ये 52 वगैरह पर हो जाए। एंड कांस्टेंट वॉच ऑन हिज पोजीशन, अपनी पोजीशन को बराबर वॉच करता रहेगा, देखता रहेगा। मार्केट मूव पर भी नजर रखेगा कि मार्केट में डॉलर कैसे चल रहा है, ताकि वो जो है एडवर्स मूवमेंट से, यानी कि जो है जब डॉलर का दाम बहुत ज़्यादा गिरे तो उससे वो अफेक्ट ना हो फ्रेंड्स। ओके, अ पोजीशन इन अ गिवन करेंसी अराइजेज व्हेन एसेट्स एंड आउटस्टैंडिंग, मतलब पोजीशन कैसे अराइज होती है किसी भी करेंसी में, व्हेन एसेट, जो एसेट है और आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज, आपको परचेज करना है, उसके कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग है, वो जब एक्सीड कर जाते हैं लाइबिलिटी से, यानी एसेट और जो आपको परचेजिंग करनी है वो एक्सीड कर जा रहा है किससे, लाइबिलिटी से, और जो आपको सेल करना है करेंसी को,
ठीक है। तो अगर एसेट और प्लस परचेजिंग जो है एक्सीड कर जाए लाइबिलिटी और जो है सेलिंग जो करेंसी सेल करनी है, तो एक पोजीशन क्रिएट हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। इन फार्मर केस, पहले केस में मतलब जब आपका जो है एसेट और आउटस्टैंडिंग परचेज जो है एक्सीड कर रहा है, तो बैंक हैव लॉन्ग पोजीशन। मतलब लॉन्ग पोजीशन कब कहेंगे, जब आपने बाई किया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, जब आपने ज़्यादा खरीद लिया है। ओवरबॉट पोजीशन कहिए या लॉन्ग पोजीशन कहिए, ये क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स यहाँ पर कि ओवरबॉट पोजीशन क्या होती है। तो जब बैंक ने डॉलर बाई ज़्यादा कर लिए हैं और सेल कम किए हुए हैं, खरीदा ज़्यादा है बेचा कम है, यानी ओवरबॉट पोजीशन को ही लॉन्ग पोजीशन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें लॉस कब होगा, इसमें लॉस तब होगा, रिस्क तब होगा, लॉस तब होगा जब करेंसी डिप्रिशिएट करती है। अब मान लीजिए आप बैंक ने $100 खरीदे हुए हैं 60 रुपये के हिसाब से, ठीक है। अब करेंसी डिप्रिशिएट कर गई, 50 रुपये का डॉलर हो गया, आपने $1 60 रुपये खरीदा था, अब $1 50 रुपये का हो गया। करेंसी क्या कर गई, डिप्रिशिएट कर गई, मतलब उसकी वैल्यू घट गई। अब घटने की वजह से बैंक को लॉस हो गया, क्योंकि बैंक ने ओवरबॉट किया हुआ है, बहुत ज़्यादा 1 लाख जो है डॉलर खरीद के रखे हुए हैं और हर एक में हर डॉलर पे 10 रुपये का उसको नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पर उसको नुकसान हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और लेटर केस क्या होता है, बैंक विल हैव ए शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन क्या है, ओवर सोल्ड कर रखा है, यानी सेलिंग ज़्यादा कर रखी है डॉलर की और बाई कम किया हुआ है। आपने सेल ज़्यादा किया हुआ है, बाई कम किया हुआ है, तो उसे क्या कहेंगे फ्रेंड्स, शॉर्ट पोजीशन कहते हैं या ओवर सोल्ड पोजीशन कहते हैं। अब इसमें कब नुकसान होगा, मान लीजिए आपने $100 बेच दिए, हर डॉलर 60 रुपये के हिसाब से बेचा, और अगर डॉलर जो है 50 रुपये का हो जाएगा तब आपको लॉस होगा, या डॉलर 70 रुपये का हो जाएगा तब आपको लॉस होगा, बताइए। आपने $100 60 में बेच दिए और 2 मिनट बाद या 1 सेकंड बाद 10 सेकंड बाद आपको पता चला डॉलर अब 70 रुपये का है, यानी अगर 10 सेकंड रुक गए होते तो 10 रुपये एक्स्ट्रा कमा लेते हर डॉलर पे। तो जब इसमें करेंसी अप्रिसिएट करती है तब हमको नुकसान होता है, किसमें, शॉर्ट पोजीशन में या ओवर सोल्ड पोजीशन में, ठीक है। तो वुड स्टैंड टू लॉस इफ करेंसी अप्रिसिएट इन वैल्यू, ठीक है। तो अगर जो है मतलब हमने क्लियर कर लीजिए, ओवरबॉट पोजीशन है, यानी आपने ज़्यादा खरीदा हुआ है, यानी $1 जो है 60 रुपये का खरीदा था, ठीक है, ज़्यादा खरीद रखा है और वैल्यू इसकी $1 जो है अब 50 रुपये का हो गया, तो अब जो है आपको लॉस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि खरीद के रखे में बेचना पड़ेगा, अब 50 रुपये में बेचना पड़ेगा, तो हर डॉलर पीछे 10 रुपये का लॉस होगा, ठीक है। तो ओवरबॉट पोजीशन या लॉन्ग पोजीशन में ये है स्थिति, यानी करेंसी डिप्रिशिएट होगी तब लॉस होगा, करेंसी की वैल्यू घटेगी तब उसका लॉस होगा। और अगर जो है आप 60 ओवर सोल्ड पोजीशन या 60 पोजीशन में हैं, तो अगर मान लीजिए $1 जो है आपने 60 रुपये का बेचा और थोड़ी देर बाद $1 अगर 70 रुपये का हो गया तब आपको लॉस होगा। अगर थोड़ी देर बाद $1 50 रुपये का हो गया तब तो आपने बहुत अच्छा काम कर लिया, क्यों, क्योंकि 1 सेकंड या 10 सेकंड रुकते तो आपको वही डॉलर 50 का बेचना पड़ता था, अब अभी आपने 60 का बेच लिया तो आप फायदा कमा गए। लेकिन अगर जो है करेंसी अप्रिसिएट कर गई, मतलब कहने का ऊपर चढ़ गया, इसका दाम बढ़ गया, तो अब आपको लॉस हो जाएगा ओवर सोल्ड पोजीशन में या शॉर्ट पोजीशन में। फ्रेंड्स होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हर एक बैंक को ये अथराइज कर रखा है कि उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये डिसाइड कर लें कि कितनी लिमिट जो है फॉरेक्स ऑपरेशन की होनी चाहिए। अब डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट, बैंक जो है अकॉर्डिंग टू मर्चेंट टर्नओवर रिक्वायरमेंट, मर्चेंट का टर्नओवर कितना है, उसकी ट्रेडिंग स्किल कैसी है, वॉल्यूम कितना है, इन सब के आधार पर वो जो है फिक्स करता है वेरियस लिमिट ऑफ फॉरेक्स डीलिंग ऑपरेशन, ठीक है। तो फॉरेक्स डीलिंग ऑपरेशन कैसे डिसाइड होती है फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑथराइज कर रखा है और बैंक डिपेंडिंग अपॉन मर्चेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेरियस लिमिट को सेट करता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। अब जो फॉरेन एक्सचेंज में आप एक्सपोजर जब लेते हैं तो वो 3 टाइप के एक्सपोजर हो सकते हैं, मतलब 3 तरीके के एक्सपोजर में आपको रिस्क अराइज हो सकता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये भी आपको मैंने समझा दिया है, क्लियर हो गया होगा। एक्सचेंज रिस्क क्या होता है फ्रेंड, जब जो है मूवमेंट, एक्सचेंज रेट के मूवमेंट जब एडवर्सली होता है, मतलब कि जो है डॉलर अभी 60 का था और कल को 50 का होता है, 30 का होता है, या 10 सेकंड बाद 30 का होता है, तो यही जो रिस्क है फ्रेंड्स, यही आपका एक्सचेंज रिस्क होता है। और इसको कवर कैसे करते हैं, तुरंत ही जो है मैचिंग और अपोजिट ट्रांजैक्शन किया जाता है बिना समय को गंवाए हुए, ताकि जो है हमें लॉस ना हो। तो यहाँ पर जो डीलिंग कर रहा है फॉरेक्स एक्सचेंज में, उसको जो है सबसे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत होती है, ठीक है। और फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग ऑपरेशन जो होती है उसमें सबसे ऑब्वियस रिस्क आपका एक्सचेंज रिस्क होता है। इसमें जो पर्सन डील कर रहा है उसे कांस्टेंट वॉच रखनी अपनी पोजीशन पर, मार्केट मूव पर, ताकि जो है अगर कोई एडवर्स जो है इफेक्ट आए तो उससे वो इम्पैक्ट ना हो, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में फिर हमने ओवरबॉट पोजीशन या लॉन्ग पोजीशन के बारे में और शॉर्ट पोजीशन या ओवर सोल्ड पोजीशन के बारे में भी जाना, और ये भी जाना कि किस केस में
एप्रिसिएशन में कब लॉस होगा और डेप्रिसिएशन में कब लॉस होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, क्लियर रखिएगा अपने आप को। फिर हमने ये देखा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हर बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अथराइज कर रखा है कि कितना एक्सपोजर लेना है वो आप डिसाइड करिए, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हमने देखा कि बैंक जो है अपने मर्चेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेरियस लिमिट को फिक्स करता है फ्रेंड्स, ओके। बाद में फिर हम आगे देख रहे हैं फ्रेंड्स कि फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर 3 तरीके के हो सकते हैं। एक तो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर होता है, जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो जो आपने एक्सपोजर लिया वही ट्रांजैक्शन एक्सपोजर हो गया फ्रेंड्स, ओके। अराइजिंग ड्यू टू नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन, है ना। नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन का मतलब आपने डॉलर खरीदना और बेचना तो है ही, जब ये आप खरीद और बेच रहे हैं उसी समय आपने ट्रांजैक्शन एक्सपोजर ले लिया है, कॉन्सिक्वेंट टू विच द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन विल बी अफेक्टेड, है ना। इस रिस्क एक्सपोजर के लेने की वजह से जो ट्रांजैक्शन की वैल्यू हो अफेक्टेड होगी ही होगी, क्योंकि डॉलर की वैल्यू फिक्स नहीं है, घटेगी बढ़ेगी उसका आपको असर दिखाई देगा। दिस इज अफेक्टेड बाय द ट्रांजैक्शन अंडरटेकन which may expose the company firm to currency risk when compared to the value in home currency, ठीक है। तो होम करेंसी से जब आप कंपेयर करेंगे किसको, अपना जो फॉरेन करेंसी है, तो आपको एक्सपोजर मतलब आपको ये होगा कि आपने एक्सपोज कर दिया है, जो आपने ट्रांजैक्शन ली है उसने आपको एक्सपोज कर दिया है मार्केट में, क्योंकि जो है करेंसी होम करेंसी की वैल्यू बदलती रहेगी, ठीक है। जो आपने ट्रांजैक्शन की वही बात है ना कि $1 60 का लिया है और अब $1 अब ₹40 का बेचना पड़ रहा है अगर, तो आपने ये जो ट्रांजैक्शन की इसमें आपने एक्सपोजर ले लिया ना, आपने होम करेंसी आपकी डिप्रिसिएट कर गई है ना, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो गया, तो ये ट्रांजैक्शन एक्सपोजर हो गया। नॉर्मली डॉलर की खरीद या डॉलर या किसी भी फॉरेन करेंसी की खरीद बेच में ये एक्सपोजर होता ही होता है, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा आया ट्रांसलेशन एक्सपोजर। ट्रांसलेशन का मतलब हुआ एक करेंसी को दूसरे करेंसी में ट्रांसलेट करना, बदलना। डॉलर को जब आप रुपए में कन्वर्ट कर रहे हैं, बदल रहे हैं, तो वही आपका ट्रांसलेशन हो गया। इसमें जो एक्सपोजर अराइज हुआ वो ट्रांसलेशन एक्सपोजर हो गया, ठीक है। दिस अराइजेज व्हेन फर्म हैव टू रीवैल्यू देयर एसेट एंड लायबिलिटी आर रिसीवेबल्स एंड पेबल इन होम करेंसी एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। तो हर एक अकाउंटिंग पीरियड के बाद में क्या होता है, हर एक फर्म को अपने एसेट और लायबिलिटी या जो पैसे रिसीवेबल हैं या जो पेबल हैं वो होम करेंसी में उन्हें रीवैल्यू करना पड़ता है। यानी जैसे मान लीजिए किसी एक जो है आपने कोई सामान बेचा है और $5000 मिलने हैं, ठीक है। अब जब आपने बेचा तो हो सकता है डॉलर $60 का रहा हो, तो $5000 के $60 के हिसाब से मिलने थे, लेकिन जब अकाउंटिंग पीरियड कंप्लीट हुआ आपने इसको रीवैल्यू किया, क्योंकि ये $5000 मान लीजिए आपको 1 साल तक नहीं मिले, 1 साल बाद उसने फिर $5000 ही आपको दिए, उस कस्टमर ने $5000 दे दिए, क्योंकि 1 साल बाद मिलना है आपको कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मान लीजिए। लेकिन अब जो है जो आपका डॉलर है वो $50 का हो गया, तो अब देखिए आपने $60 के हिसाब से सोचा हुआ था उस समय, लेकिन $50 के हिसाब से आपको पैसे मिल पा रहे हैं, क्योंकि आपने इसको होम करेंसी में कन्वर्ट किया। ध्यान दीजिए, अगर इसको $5000 ही बना रहने दें तो ये तब भी $5000 था, अब भी $5000 है, लेकिन जब आप इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं होम करेंसी में तब आपको लॉस हो रहा है फ्रेंड्स। तो वही हो गया आपका ट्रांसलेशन एक्सपोजर, ठीक है। उसके बाद में ऑपरेटिंग ऑफ आर इकोनॉमिक एक्सपोजर, ऑपरेटिंग या इकोनॉमिक एक्सपोजर। तो फ्रेंड्स ये एक्सपोजर होता है, इसमें फॉरेन एक्सचेंज की वजह से नहीं होता है, नॉट डायरेक्टली ड्यू टू, है ना। दिस अफेक्ट बॉटम लाइन ऑफ द फर्म, किसी भी कंपनी की बॉटम लाइन को अफेक्ट करता है, नॉट डायरेक्टली ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर ऑफ द फर्म, किसी फर्म के फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर की वजह से ये नहीं होता है, बल्कि एक्सटर्नल फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं। जैसे एक्सटर्नल फैक्टर जो कि इन मार्केट एंड इकोनॉमी, जैसे चेंज इन कंपटीशन चेंज हो गया, इम्पोर्ट ड्यूटी जो है इंक्रीज मतलब रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटी घट गई है, इंक्रीज कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्टेड गुड्स मतलब कंपटीशन बढ़ गया है जो आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, रिडक्शन इन प्राइस बाय अदर कंट्री एक्सपोर्टर्स, किसी दूसरी कंट्री के एक्सपोर्टर ने प्राइस को घटा दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो अफेक्ट करती हैं यही आपका इकोनॉमिक या ऑपरेटिंग एक्सपोजर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको क्लियर हो गया होगा। इंक्रीज इन इम्पोर्ट ड्यूटी बाय अदर कंट्री, ट्रेड टैरिफ वगैरह, तो इंक्रीज इन इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया है, यानी किसी दूसरी कंट्री ने इम्पोर्ट ट्रैफिक को बढ़ा दिया है, इम्पोर्ट ड्यूटी को, अब आपको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटी, जो हम ये इम्पोर्ट कर रहे हैं किसी सामान को उसमें रिडक्शन हो गया, इम्पोर्टेड गुड्स में कंपटीशन बढ़ गया है, प्राइस घटा दिया दूसरी कंट्री ने, तो ये सभी चीज़ें जो है ये इकोनॉमिक एक्सपोजर की तरफ ले जाती हैं। एक एग्जांपल यहाँ पर देख लीजिए, एचएमटी की जो घड़ियाँ थी हैविंग वेरी गुड डोमेस्टिक डिमांड, उनकी डिमांड इंडिया में बहुत ज़्यादा थी लोग घरेलू स्तर पर 1970 से 1980 के बीच में, लेकिन वो अपना बिजनेस से आउट हो गए बिकॉज ऑफ इम्पोर्ट ऑफ चीप टेक्नोलॉजी इन द फॉर्म ऑफ क्वार्ट्ज वॉचेज।
क्वार्ट्ज की घड़ियाँ आई जो है, जो कि सस्ती थी, मतलब ये 500 की घड़ियाँ पड़ी थी तो वो 100 रुपये में घड़ियाँ आ गई, एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, वो 100 रुपये की आ गई। चीप टेक्नोलॉजी की वजह से वो मार्केट में पूरी तरह से छा गई और HMT जो है अपनी मार्केट को खो बैठा। ऐसा क्यों हुआ फ्रेंड्स? मतलब अब यहाँ पर फॉरेक्स ऑपरेशन की वजह से नहीं हुआ, ये जो है मतलब दूसरी कंट्री ने सस्ता सामान अवेलेबल करवा दिया कंपटेटिवली, है ना, कंपटेटिव जो है सस्ता सामान अवेलेबल करवाने की वजह से जो रिस्क अराइज हुआ या जो एक्सपोजर लिया, वही आपका ऑपरेटिंग या इकोनॉमिक एक्सपोजर होता है फ्रेंड्स। ओके, तो हमने 3 एक्सपोजर की बात की। जो आपका फॉरेन एक्सचेंज जो है आप एक्सपोजर 3 तरीके के, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर जो आप नॉर्मली फॉरेक्स ट्रांजैक्शन करते हैं वही आपका फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन आपका ट्रांजैक्शन एक्सपोजर होता है फ्रेंड्स। ट्रांसलेशन एक्सपोजर तब होता है जब आपको अपने एसेट लाइबिलिटी को या रिसीवेबल पेबल को डॉलर की जगह पर रुपए में जो है रीवैल्यूएट करना पड़ता है अकाउंटिंग पीरियड के अंत में, तो ये ट्रांसलेशन एक्सपोजर होता है। ऑपरेटिंग या इकोनॉमिक एक्सपोजर जो होता है वो आपके फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर से डायरेक्टली लिंक नहीं होता है, बल्कि मार्केट की कंडीशन और बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से अफेक्ट होता है, जैसे कंपटीशन बढ़ गया इंपोर्टेड गुड्स में, ठीक है, या जो कंट्री से आप सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पर प्राइस घट गया है, ये सारी चीज़ें जो हैं अफेक्ट करती हैं। जैसे हमने एक HMT का एग्जांपल देखा कि क्वार्ट्ज की सस्ती घड़ियाँ आई जिसकी वजह से HMT वॉच ने डोमेस्टिक मार्केट में अपनी वैल्यू को खो दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब दूसरा यहाँ पर हम उठाएंगे सेटलमेंट रिस्क, ठीक है फ्रेंड्स। तो सेटलमेंट रिस्क भी 2 तरीके के, प्री सेटलमेंट और सेटलमेंट रिस्क होते हैं। तो सेटलमेंट रिस्क के बारे में स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स, ये दूसरा पार्ट है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम इवॉल्व्स अराउंड द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है। तो इंटरनेशनल जो फॉरेन एक्सचेंज फाइनेंशियल सिस्टम हो वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अराउंड ही इवॉल्व करता है। मतलब कहने का इनका ये है कि जो देश भर में जो दुनिया भर में व्यापार होता है वो ज़्यादातर जो है फॉरेक्स मार्केट के थ्रू ही होता है। तो फॉरेक्स मार्केट जो है क्या क्या अवेलेबल करवाता है? फैसिलिटेट कन्वर्जन ऑफ करेंसी को आपस में बदला जा सकता है, फंड का मूवमेंट होता है एक देश से दूसरे देश में, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट होता है, हर देश में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेवल और टूरिज्म को भी बढ़ावा देता है, और ऑल कम्युलेटिंग इनटू ह्यूज डेली टर्नओवर। इसका डेली टर्नओवर 5.1 ट्रिलियन डॉलर है। मतलब एक दिन के अंदर में 5.1 ट्रिलियन डॉलर का वो एक्सचेंज होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 2% दुनिया भर में जो हम व्यापार करते हैं ये जो है उसका सिर्फ मतलब 2% जो है इस पूरे ट्रांजैक्शन में सिर्फ 2% है जो दुनिया भर में ऐसा व्यापार हम करते रहते हैं उनका, ठीक है। तो फॉरेक्स जो व्यापार है उसका सिर्फ 2% जो है हम नॉर्मल व्यापार में करते हैं, बाकी 98% जो काम है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के थ्रू ही होता है, ठीक है। अब ये द वॉल्यूम इज ट्रांजेक्टेड बिटवीन द मार्केट पार्टिसिपेंट वर्ल्ड वाइड विदाउट द यूज ऑफ वन सिंगल क्लियरिंग हाउस। मतलब इनका कहने की ये है कि ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है ये मार्केट पार्टिसिपेंट के बीच में वर्ल्ड वाइड हो रही है, लेकिन कोई सिंगल सेंट्रल क्लियरिंग हाउस जैसा नहीं है कि मतलब सारी फॉरेक्स ऑपरेशन सिर्फ एक क्लियरिंग हाउस से होकर के जाएंगी, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, ठीक है। इट इज़ ट्रूली ओवर ए काउंटर मार्केट। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाकई एक ओवर द काउंटर मार्केट है। ओवर द काउंटर मार्केट जो कि फ़ोन वगैरह पे चलती है वही ओवर द काउंटर मार्केट होती है। तो हम कह सकते हैं कि मतलब इतना ज़्यादा 5.1 ट्रिलियन डॉलर का जो है व्यापार पर डे होता है और उसके बावजूद भी कोई सिंगल क्लियरिंग हाउस नहीं है, सेंट्रल क्लियरिंग हाउस। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ये ओवर द काउंटर मार्केट ही है, ठीक है। लेकिन अब इसका हमें नुकसान भी है, सिंगल सेंट्रल क्लियरिंग हाउस ना होने का नुकसान भी है। इन द एब्सेंस ऑफ सच सिंगल ग्लोबल सेंट्रलाइज क्लियरिंग हाउस ईच फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पार्टिसिपेंट हैज टू मेक एंड रिसीव पेमेंट ऑन इंडिविजुअल बेसिस। अब कोई बीच में मीडिएटर है नहीं, तो हर एक पार्टिसिपेंट को पेमेंट करना और रिसीव करना जो है, पेमेंट देना और पेमेंट लेना इंडिविजुअल बेसिस पर करना पड़ता है। और ये इसी वजह से दिस इंटेल काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क फॉर ईच ट्रांजेक्शन। इस वजह से हर एक ट्रांजैक्शन में काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क अराइज हो जाता है। यानी यहाँ पर एक क्रेडिट रिस्क है, लेकिन किससे? काउंटर पार्टी से। यानी कि जैसे हमने डॉलर बेचा किसी को, ठीक है, डॉलर बेचा और बदले में मान लीजिए यूरो लेना है, डॉलर बेच करके यूरो लेना है, तो हमने तो डॉलर रुपए दिए और डॉलर जो है या डॉलर हमने बेचा और उसके बदले में हमको यूरो चाहिए था, लेकिन हमको यूरो मिला नहीं। हमने डॉलर तो बेच दिया लेकिन हमको यूरो मिला नहीं। तो ये जो सिचुएशन है यही काउंटर पार्टी रिस्क होती है, ठीक है फ्रेंड। तो हमने देखा कि सेटलमेंट रिस्क में सेटलमेंट रिस्क, प्री सेटलमेंट रिस्क और सेटलमेंट रिस्क होता है। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट जो होती है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अराउंड में इवॉल्व करती है, यानी ज़्यादातर काम जो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के थ्रू होते हैं। मैंने आपको बताया कि जो है दुनिया भर में जितना फॉरेक्स का व्यापार है
उसका सिर्फ 2% एक्चुअल में हम फिजिकल रूप में करते हैं, मतलब जितना भी व्यापार हम करते हैं वो सिर्फ 2% है, और जो बाकी का 98% जो व्यापार होता है वो आपका फॉरेक्स मार्केट के थ्रू ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इतना ज़्यादा ह्यूज वॉल्यूम में व्यापार होने के बावजूद भी कोई सिंगल सेंट्रल क्लियरिंग हाउस नहीं है, जिसकी वजह से हमें हर एक पार्टिसिपेंट को इंडिविजुअल बेसिस पर ही पेमेंट को करना और रिसीव पेमेंट लेना और पेमेंट देना पड़ता है। इस वजह से हर एक जो ट्रांजैक्शन होती है उसमें काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क अराइज हो जाता है। अब एनी डिसरप्शन इन द मार्केट ड्यू टू सडन डाउट अबाउट द सॉल्वेंसी ऑफ one of the market participant could have serious repercussion for the global trade and finance and for the international banking system as a whole। मतलब कहने का ये है कि अगर एनी डिसरप्शन इन द मार्केट में अगर कोई डिसरप्शन हो गई ड्यू टू सडन डाउट, किस डाउट हो गया ड्यू अबाउट द सॉल्वेंसी ऑफ वन ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट, किसी मार्केट पार्टिसिपेंट किसी बैंक के बारे में, किसी अपना व्यापारी के बारे में अगर डाउट बन गया कि मतलब ये सॉल्वेंट हो जा रहा है, मतलब ये दिवालिया हो जाएगा, तो इसके सीरियस रिपरकशन असर होंगे ग्लोबल ट्रेड पर, है ना, ट्रेड एंड फाइनेंस पर, और साथ ही साथ इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम भी एज ए होल अफेक्ट होता है। इस वजह से केवल किसी को डाउट हो गया है कि ये बैंक जो है इंसॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंसी आने वाली है इसमें, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो है पूरा का पूरा सिस्टम ही जो है क्रैश करने पर उतारू हो जाता है। इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम और ग्लोबल ट्रेड दोनों अफेक्ट होते हैं। 10 क्रेडिट रिस्क, इस तरीके से क्रेडिट रिस्क इन फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन इज रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ काउंटर पार्टी। तो अगर हम यहाँ पर कहें कि क्रेडिट रिस्क क्या है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ऑपरेशन में, नॉर्मली हम क्रेडिट रिस्क किसे कहते हैं फ्रेंड्स, जब कोई मतलब हमने किसी को लोन दिया और वो पैसे ना लौटा पाए उसे क्रेडिट रिस्क कहते हैं। लेकिन अगर फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन में क्रेडिट रिस्क की बात करें तो रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ काउंटर पार्टी जो है वो पैसा नहीं पे कर पा रही है, इसी रिस्क को क्रेडिट रिस्क कहते हैं, चाहे वो काउंटर पार्टी बैंक हो या कस्टमर हो। ठीक है, to meet its obligation at the maturity of contract which could result in a need of resultant open position to be covered at ongoing rate। ठीक है, तो क्रेडिट रिस्क क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन में कि रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ काउंटर पार्टी आपके पैसे ना चुका पाए, यही आपका क्रेडिट रिस्क हो सकता है। दिस कुड हैपन प्रायर टू द सेटलमेंट बाई वन ऑफ द पार्टीज आर सबसेक्वेंट टू द एग्जीक्यूशन बाई वन पार्टी बट बिफोर एग्जीक्यूशन बाई अनदर पार्टी। ठीक है, तो मतलब कहने का कि अब ये जो है जो ये रिस्क आपका रिस्क हुआ काउंटर पार्टी रिस्क, ये कब हो सकता है, प्रायर टू द सेटलमेंट बाय वन पार्टी। ठीक है, यानी दो पार्टियां हैं, पार्टी 1 और पार्टी 2, पहली पार्टी ही जो है सेटलमेंट ना करे तभी ये रिस्क अराइज हो सकता है, या पहली पार्टी ने जो है सेटलमेंट कर दिया है, पहली पार्टी ने सब्सिक्वेंटली एग्जीक्यूट कर दिया है वन पार्टी, लेकिन जो है दूसरी पार्टी ने अभी सेटलमेंट किया नहीं है, तब भी ये रिस्क काउंटर पार्टी रिस्क अराइज हो सकता है। ये अगर आपको समझ नहीं आएगा तो अभी एक एग्जांपल देख लेंगे फ्रेंड्स, तो आपको क्लियर हो जाएगा। द रिस्क इज दस क्लासिफाइड इनटू प्री सेटलमेंट रिस्क एंड सेटलमेंट रिस्क। ठीक है, तो मतलब सेटलमेंट होने से पहले जो रिस्क आ जाए वो प्री सेटलमेंट रिस्क हो गया, और जब सेटलमेंट होना है यानी कि पैसा जा चुका है लेकिन अभी सेटलमेंट नहीं हो तो सेटलमेंट रिस्क आता है। आइए अब देखते हैं कि प्री सेटलमेंट रिस्क क्या होता है। तो प्री सेटलमेंट रिस्क इज द रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ काउंटर पार्टी। प्री सेटलमेंट रिस्क वो रिस्क होता है जिसमें फेलियर ऑफ काउंटर पार्टी फेल कर जाती है बैंकरप्सी की वजह से, क्लोजर आर एनी अदर रीजन, मतलब कंपनी बंद हो गई, कंपनी दिवालिया हो गई, है ना, इसकी वजह से जो रिस्क अराइज होता है उसे ही हम क्या कहते हैं फ्रेंड, प्री सेटलमेंट रिस्क कहते हैं। बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की मेच्योरिटी के पहले ही अगर जो है मतलब मान लीजिए 30 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट था कि आपको मैं $100 दूंगा और बदले में आप मुझे जो इतने रुपए दोगे, लेकिन मेच्योरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जैसे 30 तारीख से पहले ही कंपनी दिवालिया हो गई, कंपनी बंद हो गई, या किसी और कारण से ये कॉन्ट्रैक्ट अगर फेल हो गया तो वही फ्रेंड्स आपका प्री सेटलमेंट रिस्क होता है। देयर बाई कंपेलिंग द बैंक टू कवर द कॉन्ट्रैक्ट एट ऑन गोइंग मार्केट रेट फ्रॉम द अदर काउंटर पार्टी। लेकिन बैंक को अपना पैसा कवर करना है, तो एक पार्टी ये हो गई, दूसरी पार्टी ये हो गई, तो बैंक क्या करेगा, अगर ये पार्टी फेल हो जाती है तो दूसरे पार्टी से वो पैसा कवर कर लेगा। ठीक है, देयर बाई कंपेलिंग द बैंक टू कवर द कॉन्ट्रैक्ट बाई ऑन गोइंग मार्केट रेट। अब क्या होगा कि ऑन गोइंग मार्केट रेट पर ही करना पड़ेगा। हो सकता है कि पहले करार हुआ हो कि $1 जो है हम 60 रुपये का आपसे खरीदेंगे या बेचेंगे, लेकिन अब उस समय जो है मार्केट में पता चल रहा है कि ये $58 का है, तो ऑन गोइंग मार्केट रेट पर ही उसे खरीदना या बेचना पड़ सकता है बैंक को। तो ये जो डिफरेंस है, दिस इंटेल्स द रिस्क ऑफ ओनली मार्केट डिफरेंस, मतलब 60 की बात हुई थी और 58 रुपये के बेच रहे हैं, तो ये जो $2 का डिफरेंस हुआ, केवल इतना ही रिस्क जो है बैंक को यहाँ पर लॉस होगा, है ना। दिस इज एंड इज नॉट एन एब्सोल्यूट लॉस फॉर, ये बैंक के लिए एब्सोल्यूट लॉस नहीं है, मतलब पूरा का पूरा $1 नहीं डूब रहा है, जो $2 का लॉस हुआ वही उतना लॉस हुआ यहाँ पर
फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया आपका प्री सेटलमेंट रिस्क। प्री सेटलमेंट रिस्क कब होता है? कॉन्ट्रैक्ट की मेच्योरिटी डेट से पहले ही जो है जो पार्टी है वो जो है अपना मतलब दिवालिया हो गई या उसकी कंपनी बंद हो गई, जिसकी वजह से बैंक ने क्या किया, दूसरी काउंटर पार्टी से मार्केट रेट, ऑनगोइंग मार्केट रेट पर ही जो है पैसे कवर कर लिए, तो वो प्री सेटलमेंट रिस्क हो गया फ्रेंड्स। ओके, अब सेटलमेंट रिस्क क्या होता है? सेटलमेंट रिस्क तब होता है मतलब एक काउंटर पार्टी ने पैसे पे कर दिए हैं लेकिन सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है क्योंकि डिफरेंट टाइम जोन में काम कर रहे हैं, अमेरिका में दिन है, इंडिया में रात है, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो जो रिस्क अराइज होता है फ्रेंड्स वो आपका सेटलमेंट रिस्क होता है। सेटलमेंट रिस्क इज द रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ द काउंटर पार्टी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सेटलमेंट ड्यू टू द टाइम जोन डिफरेंस बिटवीन द टू कंट्रीज टू बी एक्सचेंज। ठीक है, तो सेटलमेंट रिस्क जो होता है फ्रेंड्स इज द रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ काउंटर पार्टी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सेटलमेंट ड्यू टू द टाइम जोन डिफरेंसेस बिटवीन टू करेंसीज टू बी एक्सचेंज। ठीक है, तो अब हम समझ गए हैं ये बात कि दो करेंसी जिनको हमें एक्सचेंज करना है उनके टाइम जोन में डिफरेंस की वजह से जब सेटलमेंट नहीं हो पाता है ना, सेटलमेंट रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ काउंटर पार्टी ड्यूरिंग, है ना, तो काउंटर पार्टी पेमेंट नहीं कर पा रही क्योंकि डिफरेंट टाइम जोन में हम काम कर रहे हैं, एक करेंसी दूसरे टाइम जोन में है, दूसरी करेंसी दूसरे टाइम जोन में है, तो जो रिस्क अराइज होता है फ्रेंड्स वही सेटलमेंट रिस्क कहलाता है। दैट इज वेयर द बैंक इन अर्लियर टाइम जोन, मतलब यहाँ पर बैंक क्या है, अर्लियर टाइम जोन से जापान ऑस्ट्रेलिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म इस पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय डिलीवरिंग द करेंसी टू बी डिलीवर्ड। बैंक ने क्या किया, वो करेंसी डिलीवर कर दी जो कि डिलीवर करनी थी बाई इट बट। ठीक है, तो जापान और ऑस्ट्रेलिया में जो बैंक हैं वो एक टाइम जोन में काम कर रहे हैं और उन्होंने क्या किया, जो करेंसी डिलीवर करनी थी उसे डिलीवर कर दिया, उठा करके कस्टमर को दे दिया। ठीक है, बट द काउंटर पार्टी अनदर टाइम जोन से जर्मन फेल टू डिलीवरिंग द करेंसी टू बी डिलीवर्ड बाई देम। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए जो है कस्टमर रुपए लेकर गया और डॉलर परचेज किया, रुपए के बदले में उसने डॉलर खरीदा, तो बैंक ने डॉलर बेच दिया और इस डॉलर के बदले में यहाँ से उसको यूरो मिलने थे और इस यूरो के लिए उसने जापानीज येन मान लीजिए पेमेंट करनी थी। तो हुआ क्या कि ये बैंक ने जो है डॉलर के बदले में रुपए या रुपए के बदले में डॉलर तो दे दिए, लेकिन अब जो इसको काउंटर पार्टी से येन के बदले में यूरो मिलना था, फिर जिस यूरो से डॉलर में जाना था, ये वाली पार्टी अपना काम नहीं कर पाई, जिसकी वजह से ये इसने तो पेमेंट कर दी कस्टमर को, लेकिन ये जो पेमेंट जिससे मिलनी थी उससे पेमेंट नहीं आई, तो यही जो रिस्क अराइज हो रहा है फ्रेंड्स वही सेटलमेंट रिस्क हो रहा है। ठीक है, जब सच एन इवेंट मीन्स कंप्लीट रिस्क एंड लॉस फॉर बैंक विच इज़ इन अर्लियर टाइम जोन, और इस केस में जो पहले टाइम जोन में है उसको पूरी तरह से लॉस होगा, क्योंकि अगर जो डॉलर बेच रहा था वो वहाँ क्या हो रहा था कि 60 रुपये का डॉलर था, 58 रुपये का उसने दूसरी काउंटर पार्टी से कवर कर लिए थे, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि जो डॉलर आपने कस्टमर को तो पेमेंट कर दी है, अब इधर डॉलर की जो कीमत वो इस पार्टी से आनी थी वो आ ही नहीं रही, तो पूरा का पूरा लॉस आपको हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स एट इट्स कोर द सेटलमेंट ऑफ ए फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड रिक्वायर द पेमेंट ऑफ वन करेंसी एंड द रिसिप्ट ऑफ अनदर। ठीक है, तो मतलब अगर हम सही कोर में बात करें, इसकी मेन तौर पे बात करें, तो सेटलमेंट ऑफ ए फॉरेन करेंसी एक्सचेंज ट्रेड, फॉरेन करेंसी का जो सेटलमेंट होता है उसमें पेमेंट ऑफ वन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है और रिसिप्ट ऑफ अनदर करेंसी, एक करेंसी की पेमेंट करनी होती है और बदले में दूसरी करेंसी रिसीव करनी होती है। और इसमें इन द ऑब्सेंस ऑफ ए सेटलमेंट अरेंजमेंट, मतलब सेटलमेंट का अरेंजमेंट होता ही नहीं क्योंकि कोई सेंट्रलाइज सिस्टम है नहीं, सेटलमेंट अरेंजमेंट दैट इंश्योर दैट द फाइनल ट्रांसफर ऑफ वन करेंसी विल अकर इफ एंड ओनली ए फाइनल ट्रांसफर ऑफ अनदर करेंसी आल्सो अकर, मतलब कोई ऐसा सेंट्रल सेटलमेंट अरेंजमेंट है नहीं जिसमें वो इंश्योर करे कि फाइनल ट्रांसफर ऑफ वन करेंसी, एक करेंसी का फाइनल ट्रांसफर इफ एंड ओनली तभी होगा जब फाइनल ट्रांसफर अनदर करेंसी का भी हो जाए। ओनली पार्टी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन कुड पे आउट द करेंसी इट सोल्ड बट नॉट रिसीव द करेंसी इट बॉट। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि उसने जो है पेमेंट तो कर दी है, जो करेंसी बेची उसकी पेमेंट कर दी है, लेकिन जो उसने करेंसी खरीदी है उसकी पेमेंट उसे रिसीव नहीं हुई है, तो ये जो अरेंजमेंट हुआ यही आपका सेटलमेंट रिस्क कहलाता है। दिस प्रिंसिपल रिस्क इन सेटलमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन इज वेरियसली कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज सेटलमेंट रिस्क आर टेम्पोरल रिस्क। ठीक है, इसी रिस्क को, ये जो हमने यहाँ पर ये रिस्क देखा है फ्रेंड्स आपका सेटलमेंट रिस्क, इसे और नाम से फॉरेन एक्सचेंज सेटलमेंट रिस्क या टेम्पोरल रिस्क भी कहते हैं, या हर्सेट रिस्क के नाम से भी जाना जाता है। और ये इसे हर्स्टेट रिस्क क्यों कहते हैं, क्योंकि 1974 में जर्मनी का एक बैंक था, बैंकस,
हर्स्टेट, जो कि फेल हो गया था 1974 में। क्यों? क्योंकि टाइमली सेटलमेंट नहीं हो पाई थी। टाइमली जो फॉरेक्स ऑपरेशन थी, एक करेंसी जो है जो उसने बेची उसकी पेमेंट तो कस्टमर को कर दी, लेकिन जिससे पैसे मिलने थे या जिससे दूसरी करेंसी मिलनी थी वो मिली नहीं टाइमली, जिसकी वजह से ये बैंक जो है पूरी तरह से दिवालिया हो गया था। तो यही है आपका जो है सेटलमेंट रिस्क। दिस कैन हैपन बिकॉज बैंक ऑपरेट्स इन डिफरेंट टाइम जोन। और ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बैंक डिफरेंट टाइम जोन में ऑपरेट करते हैं। अब सवाल ये है कि इसको अवॉइड कैसे करें। तो सेटलमेंट रिस्क कुड बी अवॉइडेड इफ़ ओनली सेटलमेंट सिस्टम, मतलब कहने का एक सेंट्रलाइज सेटलमेंट सिस्टम होना चाहिए, ऑपरेटिंग ऑन सिंगल टाइम बेसिस एंड आल्सो ऑन रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट बेसिस आर पुट इन प्लेस। मतलब कहने का वही है कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम ले आया जाए और आरटीजीएस वाला कॉन्सेप्ट लेकर आया जाए कि रियल टाइम पर ही जो है सेटलमेंट होगा, विद इन 2 आवर सेटलमेंट हो जाना है। ठीक है। उसके बाद में दिस वुड आल्सो भी एलिमिनेट द टाइम जोन प्रॉब्लम एंड आल्सो वुड पे ओनली इफ बेसिस। मतलब कहने का कि हमें टाइम जोन प्रॉब्लम को भी एलिमिनेट करना होगा और पे तभी करेंगे इफ़ रिसीव्ड बेसिस, अगर पैसा मिला है तभी हम पेमेंट करेंगे। द टाइम जोन डिफरेंस कुड बी एलिमिनेटेड, मतलब टाइम जोन डिफरेंस को भी एलिमिनेट किया जा सकता है अगर हम ट्रांजेक्शन केवल जीएमटी पर ही करें। मतलब जितनी देर तक जीएमटी चलता है उतनी देर तक ही ट्रांजेक्शन करें, यानी 24 आवर्स के लिए अपनी मार्केट को ना चलाएं फ्रेंड्स। ओके, तो इसमें और भी टॉपिक है फ्रेंड्स, लेकिन लेक्चर बड़ा हो रहा है तो इसको मैं यहीं पर ही ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार सेटलमेंट रिस्क जो है कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, एक बार फिर से ज़रा सरसरी तौर पर देख लीजिए। सेटलमेंट रिस्क को अगर अब हम समझना चाहें तो ये है कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को पैसे भेजे, ठीक है, लेकिन डिफरेंट, इसका टाइम जोन अलग है, इसका टाइम जोन अलग है, जिसकी वजह से इसके बाद में पैसे फाइनली पहुँचे नहीं। ठीक है, तो इसने तो पेमेंट कर दी लेकिन इसको पेमेंट जो है रिसीव नहीं हुई, तो ये जो आपका सेटलमेंट नहीं हो पाया इसी को ही सेटलमेंट रिस्क कहते हैं। प्री सेटलमेंट रिस्क तब होगा, प्री सेटलमेंट रिस्क कब होगा फ्रेंड? जब आपका कॉन्ट्रैक्ट जिस डेट को था उसके पहले ही जो पार्टी है वो जो है अपना मतलब बैंकरप्ट हो जाए या क्लोज हो जाए या किसी वजह से प्रॉब्लम में आ जाए, कॉन्ट्रैक्ट के पहले ही जो है परेशानी में आ गई, यानी सेटलमेंट होने की बात ही नहीं हुई, पहले ही जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ केवल और पार्टी फेल कर गई, काउंटर पार्टी फेल कर गई, तो उसे फ्रेंड्स हम प्री सेटलमेंट रिस्क कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।